अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो पीछे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वो हमने देखा था साइंस को। साइंस क्या होती है, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी हमने, क्लासिफिकेशन देखी थी बायोलॉजी की, उसके डिवीजन्स को स्टडी किया था। लेकिन जो आज हमने स्टडी करना है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करना है। जिस तरह हमने डिवीजन को स्टडी किया था इसी तरह हम ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, सोशियोबायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, इकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है, प्लांटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है और इम्यूनोलॉजी। ये सारी क्या हैं, ये हमारे पास ये ब्रांचेस हैं किसकी, बायोलॉजी की। ये सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच को, जो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मीन होता है शेप, शेप, और लॉजी का जैसे आपको मीन पता है कि ये इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जिसमें हम उसके साख्त को, उसकी शक्ल को, किसी भी ऑर्गेनिज़म के स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो मॉर्फोलॉजी आ जाती है। ठीक है, अगर हम किसी भी जानदार के बाहरी हिस्से की यानी बैरूनी हिस्से की हम स्टडी करते हैं तो वो होगी हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करेंगे उसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में तो वो हमारे पास आ जाएगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हम आगे अगली जो हमारी ब्रांच है उसको देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम दरअसल इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो इसी में आ जाती है। एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, या डिफ़ाइन मॉर्फोलॉजी या डिफ़ाइन एनाटॉमी। इस तरह इसकी डेफिनेशन वो पूछ सकता है एग्जामिनर जो होगा आपसे। ठीक हो गया, आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसके जिस तरह कह लें इंटरनल पार्ट्स हैं, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, वो इसमें स्टडी करते हैं कि वो फंक्शन क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हम स्टडी करते हैं ये फिजियोलॉजी में आ जाता है कि कोई भी जानदार है उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को हम जब उनकी स्टडी करेंगे उनके फंक्शन को देखेंगे। बेसिकली फिजियोलॉजी जो है उसमें फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो स्टडी है उनको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, उनके फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास आ जाएगी फिजियोलॉजी। आगे इसी तरह हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं, ये देखें, इसी जो जेनेटिक्स है उसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या स्टडी करना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो नेम होता है वही बेसिक होती है, उसी से आपको पता चल जाता है कि हमने इसमें स्टडी क्या करना है। जिस तरह आप अब कोई भी बुक है, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उर्दू, इंग्लिश है, एनीवन, ठीक है, बुक्स में जो चैप्टर्स दिए होते हैं उनका जब आप नाम देखते हैं तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि अब इसमें हमने स्टडी क्या करना है, किस चीज़ को हमने आगे लेके चलना है।
ठीक है, वो ठीक हो गया। आगे जीन जो है, जेनेटिक की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन एंड रोल इन इनहेरिटेंस। कि हम इसमें देखते हैं कि जो जीन है उसका जो रोल है किसमें, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इनहेरिटेंस अगर उर्दू में देखें तो कहते हैं विरासत। ठीक हो गया, विरासत यानी जीन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी इनहेरिटेंस में, उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। यानी इसकी जब स्टडी करते हैं कि जीन क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे जो हमारी इनहेरिटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह कोई भी हमारी आदत हैं, कोई हमारी शक्ल की, जिस तरह कह लेते हैं कि देखते हैं कि ये बच्चा माँ पे गया है, बाप पे गया है, किस पे गया है, ये किस वजह से होता है? वो हमारे जीन्स की वजह से होता है। जीन्स दरअसल देखते हैं, जीन की डेफिनेशन हम देखते हैं कि जीन इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। जीन इज़ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। ये हमारे डीएनए का एक बेसिक यूनिट है। डीएनए क्या है? ये हेरिडेटरी मॉड्यूल है। डीएनए का जो एब्रीवेट है वो है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी जो मेन जीन में जो मेन या बेसिक यूनिट है इसका भी वो है डीएनए। डीएनए सारा रोल प्ले करता है एक जीन के अंदर। डीएनए में सारे कोड्स होते हैं, सारा मवाद होता है, आपकी विरासती जो मवाद कह लें ना जिसके अंदर होता है, वो सारे कोड्स होते हैं वो डीएनए के पास होते हैं। आगे हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। यहाँ पे 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए ना, जीन को तो हमने देख लिया, अब हमारे पास बचते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? देखा जाए कि अगर आप कह लें कि अगर आपके दादा अबू के कान बड़े थे, ठीक हो गया, तो अब जो वही करैक्टर अब ट्रांसफ़र हुआ है आपके बाबा में। आपके बाबा के कान बड़े हो गए, अब वही आपके बाबा से जो करैक्टर आप में ट्रांसफ़र हुआ है कि अब आपके कान बड़े। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से, ये करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस वजह से होती है? इनहेरिटेंस की वजह से होती है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ब्रांच है। अब हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? सोशियो कहते हैं समाजी। ठीक है, समाजी या माशरती। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यानी जिसमें हम जानवरों का जो है ये समाजी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है? सोशियो बायोलॉजी। जिस तरह इंसान है वो क्या करते हैं, इंसान अपनी कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, उनकी एक सोसाइटी है। ठीक है, सब मिलजुल के रहते हैं, वो एक कम्युनिटी बनाते हैं अपनी। इसी तरह क्या है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी अपनी कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी इकट्ठे रहते हैं। अब जंगलात जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं। ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए, जिस तरह हमें सर्वाइव करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, एक माशरा बनाना पड़ता है, इसी तरह एनिमल्स को भी ये करना पड़ता है। एनिमल्स भी अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं, एनिमल्स भी अपनी कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं। तो जो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। आगे जो है हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या देखते हैं? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब यहाँ पे आप देखें इसके डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है, पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? हमारे पास हमने यहाँ पे वर्ड तो यूज़ कर लिया ना, पैरासाइट। पैरासाइट होते क्या हैं? पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। यानी पैरासाइट्स क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज़म, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो दूसरों से खुराक लेते हैं, उनसे तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं, उनसे मतलब कि रहने की जगह लेते हैं, और बदले में जो उसका होस्ट होता है, ये होस्ट कहते हैं जिस जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जिस जानदार के जिस्म में रह रहे होते हैं, जिस जानदार के जिस्म के ऊपर रह रहे होते हैं। आगे पैरासाइट के भी जो हैं डिफरेंट आगे टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी करेंगे पैरासाइट्स होते क्या हैं। जो होस्ट होता है उसकी बॉडी में ये रहते हैं एंड इन रिटर्न हार्म देम,
उनको क्या करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर जिस तरह अब बात कर ली जाए, अगर नॉर्मल देखा जाए, अब गर्मी है, जिस तरह बच्चे हैं, जब इंसान स्कूल जाता है, सब क्या होता है, ऐसे होता है कि जिस तरह अब जुएँ, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारे बालों में रहती हैं। ठीक है, बालों में रहती तो हैं और साथ साथ हमारे क्या करती हैं, वो खून भी चूसती हैं, और बदले में हमें क्या होता है, उनका नुकसान होता है ना, हमारे सर में ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है ना, तो वो क्या कर रही होती है, हमें बदले में नुकसान दे रही होती है। हम होस्ट होते हैं और वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। और जिस तरह मच्छर है, मच्छर क्या करता है, मच्छर भी इसी तरह करता है। मच्छर क्या करता है, हमें काटता है, ठीक है, हमारा खून चूसता है, चूसने के बाद और हमें बदले में क्या दे देता है, वो डेंगू बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें, यानी वो हमें हार्म पहुंचा देता है। ये चीज़ क्या कौन करता है ऐसा, ये पैरासाइट्स करता है। आगे अगर देखा जाए, आगे हमारे पास ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल, जिस तरह आपने पिछली छोटी क्लासेस में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, ये सेल की डेफिनेशन आ गई, यानी जो बुनियादी इकाई है हमारी ज़िंदगी की, या हमारे आप कह लें यहाँ पे बॉडी। ठीक है, बॉडी जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, सेल। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, जिस तरह एक इमारत की एग्जांपल ले लेते हैं। एक इमारत को हमें तामीर करने के लिए, एक खड़ा करने के लिए, एक घर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है। एक घर की जो बेसिक है या उसकी बेस है या बुनियादी इकाई है, जो उसका यूनिट है, वो क्या है, एक ईंट है। ठीक है, इसी तरह जो सेल हैं, ये हमारे जिस्म की बुनियादी इकाई हैं। अगर सेल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं होगी। सेल की जो सेल का स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शंस को जो स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये ब्रांच हो गई। अब नेक्स्ट ब्रांच जो आ जाती है हमारे पास, वो है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो स्टडी तो हम कर लेंगे टिश्यूज़ की, टिश्यूज़ हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आते, ठीक हो गया। हमें इनकी स्टडी करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ विद माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस तरह होता है कि हम कोई भी टिश्यू लेंगे, उसको एक स्लाइड बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है ऑब्ज़र्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, वो है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, हम देखेंगे कि इस टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, वो है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब ये तो नहीं ना होता कि अगर जिस तरह हम कह लेते हैं कि मुर्गी ने अंडा दिया, अब उस मुर्गी के अंदर जो मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर से डायरेक्ट तो ऐसा नहीं ना होता कि जी ये अंडा है, ठीक है, और ये अंडा जो है अब ये टूटा है और इसके अंदर से फ़ौरन ही जो है वो बच्चा जो है वो बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद वो अपना टाइम लेता है, सारा टाइम पीरियड, प्रोसेस जो है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, तब वो जो है एग है वो ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल बन के बाहर आता है। ठीक है, तो उस जो स्टडी होगी ना, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू
इंडिविजुअल, यानी उसके डेवलपमेंट से लेके एक इंडिविजुअल बनने तक की जो स्टडी होगी हम उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। Environment and its relation with living organism is called ecology। यानी कि जो माहौल है और जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों का माहौल के साथ जो एक रिलेशन है, एक ताल्लुक़ है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अगर सर्दियां हैं और सर्दियों में वो सर्दी का जो असर है वो जानदारों के ऊपर क्या होता है, उसमें उनका रिलेशन कैसा है। जब गर्मी आती है तब गर्मी का जो असर है, गर्मी का जो एक रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, अगर एग्जांपल लें तो वो क्या है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। कि हमारा माहौल जो है वो क्या तासुर छोड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशन है अपने माहौल के साथ, उसकी स्टडी को कहेंगे हम इकोलॉजी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जानदारों को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी नई चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना देना जो कि बेनिफिट हो, और उसका किसको हो बेनिफिट? मैनकाइंड को, यानी इंसानियत को जो है उसका फ़ायदा हो। जिस तरह अब जानदारों के पैंक्रियास से क्या बनाते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन किससे बनती है? एनिमल्स के पैंक्रियास से बनती है। अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो लबलबा कहते हैं इसको। ठीक है, वहाँ से क्या बनती है? इंसुलिन बनती है। पहले क्या किया जाता था कि जो इंसुलिन थी वो डायरेक्ट ली जाती थी जानवरों के पैंक्रियास से। अब क्या करते हैं, उसका जो है बैक्टीरिया जीन लेते हैं, लेके उसको बैक्टीरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं, करने के बाद फिर जो बैक्टीरिया है उससे इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, ताकि अब देखिए पहले तो था कि बहुत लिमिटेड फिर इस तरह इंसुलिन थी ना, अब क्या है, अब हमें इंसुलिन हम बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हम किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम जो है इंसुलिन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैनकाइंड को यानी इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और किस वजह से हुआ है? वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हम उससे नई कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे दूसरे जो है दूसरे इंसानियत है, दूसरे जानदार हैं, उनको फ़ायदा हो। उसका कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फर्दर जो है हमारे पास वो है टैक्सोनॉमी, the branch of biology in which we study about classification and naming of living organisms is called taxonomy। ठीक है, क्लासिफिकेशन और उनकी नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, अगर जानवर हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी कि वो किस तरह के हैं। जानवरों के भी डिफरेंट टाइप्स हैं ना, कुछ 4 पैरों वाले होते हैं, कुछ 2 पैरों वाले होते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। उनको कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे उनकी क्लासिफिकेशन से हमें पता चला है ना। एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके क्लासिफिकेशन के बाद उनको वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से उनकी नेमिंग भी करनी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर जिस तरह अब हमारी बात करें, हमारे घर में इंसान है, ठीक है, अब बच्चे हैं, उनके भी नाम रखने पड़ते हैं ना, फिर ही हमें पता चलता है ना कि ये इस बच्चे का ये नाम है, इस बच्चे का ये नाम है, इस बच्चे का ये नाम है। ठीक है, उस बच्चे को जिस नाम से आप बुलाते हैं उसको पता है कि ये मेरा नाम है। ठीक है, इसी तरह जानवरों के भी उस क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स की वजह से ना उनके नाम रखे जाते हैं। फिर उसी नाम से उसको कहते हैं, जो नाम रखे जाते हैं ना उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस तरह हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है, उनको नाम दिया है, वो सारा किस में आ जाता है?
टैक्सोनॉमी में। अब जो नेक्स्ट है वो है इम्यूनोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ immune system, in which we study about the ability of the body to defend itself against disease causing organisms। इम्यूनोलॉजी से हमें नाम से ही पता चल रहा है इम्यून, ठीक है, इम्यून। अब हम देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ immune system in which we study about the ability of the body to defend itself against disease causing organism, यानी जिसमें हम स्टडी किसको करते हैं, इम्यून सिस्टम को, कि किसी भी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना कोई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके अंदर कितनी विल पावर है कि वो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है कि उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकता है, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसकी इम्यूनिटी कम होगी। जब जो जिसकी है, जिस तरह अगर किसी की इम्यूनिटी कम होगी तो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, वो इजीली क्या हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो पर्सन बहुत जल्दी सिक हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होगी। जिस तरह अगर बात करें कोई भी कंट्री है ना, अगर उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक है, ठीक है, उस पर कोई भी कंट्री आके अटैक कर सकती है, क्योंकि उसके पास तो इतनी ज़्यादा पावर ही नहीं है कि वो दूसरी कंट्री का जो है वो मुकाबला कर सके। अगर किसी जो भी कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसका डिफेंस सिस्टम है अगर वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री के गिर्द उसका डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो उस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। अगर अटैक करे भी तो उसको पता है कि मैंने इसको कैसे, इसके जो अटैक है उसको किस तरह से उसका जवाब देना है, उसको किस तरह से उसके अगेंस्ट फाइट करनी है। अगली जो है हमारे पास ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं किसको, इंसेक्ट को, इंसेक्ट के फंक्शंस को, इंसेक्ट की बॉडी को, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को, ये सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी में। जिस तरह जानवरों की डिफरेंट टाइप्स आ जाती है ना, इस तरह इंसेक्ट की भी बहुत सारी डिफरेंट तरह के इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी फिर जो करनी होती है उनके इंटरनल पार्ट की स्टडी करनी होती है, एक्सटर्नल उनके जो फार्म है या उनका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी होगी वो एंटोमोलॉजी होगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे पास मेडिसिन, जैसे फार्मेसी होती है वहाँ पे मेडिसिन वगैरह होती है, इस तरह हम इसमें देखते हैं कि क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो ड्रग्स हैं, जो केमिकल्स हैं या जो मेडिसिन हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन कह लें आप, वो ड्रग्स ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसकी बॉडी पे, उसकी उस साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लांटोलॉजी है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लांटोलॉजी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉसिल्स क्या होते हैं, अगर उर्दू में बात करें तो फॉसिल्स होते हैं जानदारों या जानवरों की जो बाकियात होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। ये ऐसे या कह लें ऐसे ट्रेसिस होते हैं या इस तरह के निशान जो हैं वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जानदार पास्ट में पाया जाता था। जिस तरह अब डायनासोर है, डायनासोर की जो साइंटिस्ट हैं उनको हड्डियां मिली थी ना, उन्होंने फिर बताया था कि जो पास्ट में कुछ इस तरह के बड़े बड़े सारे जो हैं वो जानदार हुआ करते थे, जो अब तो नहीं है, प्रेजेंट में तो नहीं मौजूद, लेकिन पास्ट में इस तरह के हुआ करते थे। जो फॉसिल्स दरअसल ना हमारी लाइफ को, वो लाइफ में होने वाली एवोल्यूशंस को बताते हैं। एवोल्यूशंस क्या है, यानी लाइफ
कैसे थी पहले और अब कैसे है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सारा कुछ फॉसिल्स बताते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का हमारा टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।